अस्सलाम वालेकुम। मैं रुकनी राशि प्रोटेक्टिंग वालों फंडामेंटल एनालिसिस को लेके इन मैलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 17 अक्टूबर 2022 और अगर बिटकॉइन की 4 आवर टाइम फ्रेम की बात की जाए तो करंटली बिटकॉइन यहाँ पे ट्रेड होता है $19,200 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत रिकैप देना चाहिए बिटकॉइन के ऊपर, तो प्रीवियसली जब मैंने बिटकॉइन के ऊपर वीडियो बनाई थी तब ये तकरीबन $19,000 के ऊपर ट्रेड हो रहा था। और उस वीडियो के अंदर जो सा मैंने आप लोगों को कंसोलिडेशन लेवल बताया था बिटकॉइन का, बिटकॉइन अभी भी उसी कंसोलिडेशन लेवल के दरमियान में ही ट्रेड हो रहा है। उस वीडियो के अंदर भी मैंने आपको गाइड किया था कि $19,000 का लेवल एज ए सपोर्ट के तौर पे काम करेगा बिटकॉइन के लिए, और बिटकॉइन का जो सा रेजिस्टेंस लेवल बनेगा उसकी डिसेंडिंग ट्रायंगल के रेजिस्टेंस लेवल की लाइन बनेगी और $19,400 का लेवल वो बन रहा था। और आप लोग भी यहाँ पे देख सकते हैं कि तकरीबन $19,400 से बिटकॉइन की प्राइस में दोबारा से नीचे की तरफ बाउंस बैक करना शुरू किया है। तो अभी भी बिटकॉइन उसी कंसोलिडेशन लेवल के दरमियान में ही ट्रेड हो रहा है, और जब तक बिटकॉइन डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अपनी ये डिसेंडिंग ट्रायंगल के रेजिस्टेंस लेवल की लाइन से अबव कैंडल्स बंद नहीं करता है, तब तक हम लोग बहुत अच्छा पंप नहीं देखेंगे बिटकॉइन की प्राइस के ऊपर। मतलब कि अगर बिटकॉइन 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर एक शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए इस डिसेंडिंग ट्रायंगल के रेजिस्टेंस लेवल की लाइन को तोड़ भी देता है, तो बिटकॉइन का जो सा नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस लेवल है वो है $19,500 के ऊपर। और इसके अगेन मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग उसी लेवल से बिटकॉइन की प्राइस को दोबारा से नीचे की तरफ बाउंस बैक करता हुआ देखें। तो अभी क्योंकि फंडामेंटली कोई इतनी अच्छी या इतनी बुरी डेवलपमेंट नहीं हो रही है, तो मेन जो कंसोलिडेशन लेवल है वो फिर से $19,000 से लेके ये इसकी डिसेंडिंग ट्रायंगल की रेजिस्टेंस लेवल की लाइन है, और इसी के दरमियान में हम लोग बिटकॉइन का मेजरली ट्रेड होता हुआ देखेंगे। और अगर समहाउ बिटकॉइन अपनी ये $19,000 का जो सा सपोर्ट लेवल इसको तोड़ भी देता है, तो फिर बिटकॉइन का नेक्स्ट जो सा मेजर सपोर्ट लेवल बनेगा वो $18,600 या $18,500 का लेवल भी बनेगा। तो मेजरली हम लोग बिटकॉइन का गेन इसी कंसोलिडेशन लेवल के दरमियान में ट्रेड होता हुआ देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किन लेवल्स के ऊपर अपनी एंट्रीज लेनी है बिटकॉइन के ऊपर, किन लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने अपने आप एग्जिट कर लेना है यहाँ पे बिटकॉइन की ट्रेड के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चले और अब अगर बात करते चले सबसे पहली फंडामेंटल मेजर अपडेट के ऊपर, तो सबसे पहली मेजर फंडामेंटल अपडेट आ रही है इंडिया की तरफ से, कि जहां पे इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि जब उनके पास G20 की प्रेसिडेंसी होगी तब उनकी पूरी कोशिश होगी वो क्रिप्टो की SOPs के ऊपर काम कर सके। तो अगर मैं सबसे पहले अगर आप लोगों को गाइड करता चलूं तो G20 कंट्रीज आप लोगों को भी आइडिया होगा कि टोटल 20 कंट्रीज इसके अंदर शामिल है, कि जहाँ पे अमेरिका, कनाडा, चाइना, रशिया, इंडिया और बाकी के कुछ 15 कंट्रीज है वो शामिल होते हैं। और जब भी ये कंट्रीज वगैरह की मीटिंग्स होती हैं तो उसके अंदर वो काफी ज्यादा फाइनेंशियल रेगुलेशंस वगैरह के ऊपर काम करते हैं। तो अगर मैं आप लोगों को गाइड करता चलूं तो अगले साल के अंदर, मतलब कि दिसंबर 1 2022 से लेकर नवंबर 30 2023 तक की जो सी प्रेसिडेंसी है वो G20 की होगी इंडिया के पास, और इंडिया की जो सी फाइनेंस मिनिस्टर है वो मेन प्रेसिडेंट होंगी G20 कंट्रीज की। तो इंडिया की जो सी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उन्होंने कहा है कि जब उनके पास प्रेसिडेंसी होगी G20 कंट्रीज की, तो तब उनकी पूरी कोशिश होगी कि वो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज उनके ऊपर प्रॉपरली काम करें, क्योंकि उनको भी आइडिया है कि फ्यूचर इस वक्त क्रिप्टो करेंसीज का है और क्रिप्टो करेंसीज का जो सा यूजेज है वो वक्त के साथ साथ ज्यादा होता रहेगा, बल्कि इसके अंदर कमी बिल्कुल भी नहीं आएगी। और प्रीवियसली आप लोगों को भी आइडिया होगा कि इंडिया के अंदर काफी ज्यादा ऐसे केसेस वगैरह पकड़े गए थे कि जहां पे क्रिप्टो करेंसीज की मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो की जा रही थी। तो इसीलिए यहाँ पे सीतारमण ने कहा है कि वो उनकी पूरी कोशिश होगी कि जब उनके पास होगी G20 कंट्रीज की प्रेसिडेंसी तो तब वो लाजमी तौर पे काम करेंगी क्रिप्टो करेंसीज की SOPs के ऊपर। तो फंडामेंटली ये काफी अच्छी अपडेट है इंडिया की तरफ से, और देखते हैं कि जब इंडिया के पास ये प्रेसिडेंसी आएगी G20 कंट्रीज की तो तब वो कौन से SOPs बनाते हैं क्रिप्टो करेंसीज के लिए। इसके अलावा अगर आगे चलते चले और बात करते चले दूसरी न्यूज के ऊपर, तो दूसरी न्यूज आ रही है यहाँ पे बाइनेंस की तरफ से, कि जहाँ पे बाइनेंस ने अब ये कहा है कि वो जो सी भी माइनिंग इंडस्ट्रीज हैं, क्रिप्टो करेंसीज माइनिंग इंडस्ट्रीज, उनको $500 मिलियन ऑफ वर्थ के लोन्स देंगे। इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को फर्दर गाइड करता चलूं तो आप लोगों को भी आइडिया है कि बिटकॉइन की प्राइसेस क्योंकि काफी ज्यादा नीचे चल रही हैं, और इसकी वजह से जितने भी बिटकॉइन के माइनर्स हैं उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। तो उन प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए बाइनेंस की तरफ से एक काफी अच्छी अपडेट आई है, कि जहां पे उन्होंने ये कहा है कि वो तकरीबन $500 मिलियन तक के जो से लोन्स हैं वो देना चाहेंगे इन माइनिंग इंडस्ट्रीज को, ताकि उनकी जो सी प्रॉब्लम्स हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ कमी आ सके। तो उसके ऊपर उन्होंने बताया कि टोटल 18 से 24 महीने तक का उनके पास टाइम होगा उन लोन्स को वापस करने का। उसके ऊपर जो सी इंटरेस्ट रेट्स होंगे वो 5% से लेकर 10% तक के होंगे। और जितनी भी माइनिंग इंडस्ट्रीज हैं पूरी दुनिया के अंदर, जितनी भी माइनिंग इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं वो ये लोन्स वगैरह हासिल कर सकते हैं। उन्होंने बस बाइनेंस एक्सचेंज के साथ बैठना है, और उन्होंने जो सी भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो बैठ के उनका फैसला करेंगे। जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस के दरमियान में दोनों का फैसला होगा उसके मुताबिक वो जो से लोन्स हैं बाइनेंस की तरफ से वो दिए जाएंगे बिटकॉइन की माइनिंग कंपनीज को।
तो अगेन ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है बाइनेंस की तरफ से, क्योंकि अगेन कभी भी हम लोगों को आइडिया है कि जो से बिटकॉइन के माइनर्स हैं वो काफी ज्यादा लॉस के अंदर चल रहे हैं और काफी ज्यादा माइनिंग कंपनीज ऐसी हैं कि जो बैंकरप्ट ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो बाकी की बिटकॉइन माइनिंग कंपनीज को बैंकरप्ट होने से बचाने के लिए बाइनेंस की तरफ से ये काफी अच्छा मूव लिया गया है। अगर फर्दर चलते चले और अब यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस करते चले बाइनेंस के ऊपर, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि करंटली ये ट्रेड हुआ था $271 के ऊपर। प्रीवियसली जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तब भी ये तकरीबन $260 के करीब ट्रेड हो रहा था, और तब भी इसका जो सा मेजर रेजिस्टेंस लेवल था वो था तकरीबन $274 के ऊपर। और प्रीवियसली आप लोगों को वीडियो होगा था कि एकदम पंप और एकदम डंप आया था क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, तो हमारे जो से एंट्री पॉइंट्स थे वो हिट हो चुके थे। हम लोगों ने तकरीबन $260 के ऊपर भी एंट्री ली थी। तो अगर तो आप लोगों ने भी $260 के ऊपर अपनी एंट्री ली होगी तो आप लोगों ने काफी अच्छा प्रॉफिट जो है वो ऑलरेडी जनरेट कर लिया होगा यहाँ पे बाइनेंस के ऊपर से। और अब अगर बाइनेंस के ऊपर यहाँ पे तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस ऑन करके आप लोगों को दिखाता चलूं, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वक्त ये 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन को सपोर्ट के तौर पे होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन आ रही है एक्जैक्टली $271 के ऊपर। लेकिन अगेन अभी भी हम लोग देखेंगे कि काफी ज्यादा साइड बाय साइड क्रिप्टो करेंसीज हम लोग को रन दिखाएगी, तो मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग बाइनेंस की प्राइस को नीचे आता हुआ देखें और बाइनेंस की जो सी प्राइस है वो हम लोग को तकरीबन $268 के लेवल तक दिखाई दे। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूं, तो आप लोगों का जो सा करंट एंट्री पॉइंट बनेगा बाइनेंस के ऊपर वो बनेगा तकरीबन $268 के ऊपर, और आप लोगों का जो सा एग्जिट टारगेट हो जाएगा बाइनेंस के ऊपर से वो हो जाएगा तकरीबन $274 के ऊपर। इसके अलावा लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट जो सी आप लोगों के बनेंगे दोबारा से बाइनेंस के ऊपर वो बनेंगे तकरीबन $268 के ऊपर, उसके बाद तकरीबन $263 के ऊपर, और अगर समहाउ इसकी वैल्यू नीचे आती है तो फिर तकरीबन $260 के ऊपर। और आप लोगों के लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर जो से एग्जिट टारगेट हो जाएंगे वो हो जाएगा तकरीबन $272 के ऊपर, उसके बाद $278 के ऊपर, और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो फिर तकरीबन $280 के ऊपर। और इस तरह से आप लोगों ने लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर अपने काफी अच्छे प्रॉफिट जनरेट करने हैं यहाँ पे बाइनेंस के ऊपर से। इसके अलावा फर्दर मैं आप लोगों को बिटकॉइन के ऊपर गाइड करता रहा हूँ कि बिटकॉइन को इस महीने के एंड के अंदर हम लोगों को पता लगेगा बिटकॉइन मेजरली हम लोगों को कैसा रन दिखा सकता है, और अगर तो बिटकॉइन हम लोगों को डंप होता हुआ दिखाई देता है तो बाइनेंस की प्राइसेस को भी आप लोग $250 के लेवल तक आता हुआ देख सकते हैं। और अगर आप लोग $250 के ऊपर भी अपनी एंट्रीज वगैरह लेते हैं लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए, तो फिर उसके बाद लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग इसको होल्ड करके रख सकते हैं और $300 और $300+ के ऊपर इसको सेल आउट करके अपना काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे बाइनेंस के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चलें और आज की एक मेजर अपडेट अगर आप लोगों को सोलाना बेस्ड एनएफटीज की तरफ से देता चलूं, तो सोलाना बेस्ड एनएफटीज जो सी है उनके अंदर काफी ज्यादा टेंशंस वगैरह चल रही हैं कि जब रॉयल्टी फीस के ऊपर एक मसला आया था। अगर मैं आप लोगों को गाइड करता चलूं तो यहाँ पे मैजिक ईडन जो कि सोलाना बेस्ड एनएफटीज जो सी है उनका ओपन सी आप लोग कह सकते हैं, उन्होंने ये फैसला लिया है कि जितनी भी एनएफटीज की कलेक्शन है उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी ट्रेडिंग वगैरह होगी उन एनएफटीज के ऊपर, तो जो से भी ट्रेडर्स हैं उनकी मर्जी होगी कि वो क्या रॉयल्टी फीस देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। अगर इसके ऊपर मैं आप लोगों को प्रॉपरली गाइड करता चलूं तो मैजिक ईडन उनके ऊपर जो सी सबसे बड़ी एनएफटीज की कलेक्शन है सोलाना बेस्ड एनएफटीज वो है दे गॉड्स। आप लोग इस कलेक्शन को कह सकते हैं कि ये सोलाना बेस्ड एनएफटीज की बोर्ड ए ब्याज क्लब है, दी मोस्ट फेमस सोलाना बेस्ड एनएफटी कलेक्शन। तो जब इनकी तरफ से पिछले वीक के अंदर ये फैसला किया गया कि ये अपनी जो सी रॉयल्टी फीस है उसको 0% करने लगे हैं। इससे पहले आप लोगों को भी आइडिया होगा कि जितनी भी एनएफटी कलेक्शन है उनकी कुछ ना कुछ फीस होती है, लेकिन दे गॉड्स ने ये फैसला किया कि वो अपनी जो सी रॉयल्टी फीस है उसको 0% करने लगे हैं। अगर अब किसी ने भी इनकी एनएफटी को बाय करना है तो वो कोई भी रॉयल्टी फीस नहीं देंगे। तो जब दे गॉड्स ने ये फैसला किया तो तब काफी ज्यादा टेंशन जो सी है जितनी भी सोलाना बेस्ड एनएफटी की कम्युनिटी है उनके दरमियान में आना शुरू हो गई कि क्या अब बाकी की जो सी कलेक्शन है उनको भी रॉयल्टी 0% कर देनी चाहिए या उनको रॉयल्टी 0% नहीं करनी चाहिए। तो इसके बाद बातचीत वगैरह चलती रही और फिर उसके बाद मैजिक ईडन ने यह फैसला किया कि वो अब इस चीज को ऑप्शनल कर देंगे, मतलब कि जो से ट्रेडर्स होंगे उनके ऊपर है कि क्या वो रॉयल्टी फीस देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। अगर इसके ऊपर भी मैं आप लोगों को गाइड करता चलूं तो ये एक एनएफटी की कलेक्शन मैंने ओपन की हुई है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इनकी जो सी रॉयल्टी फीस है वो है 7.77%, मतलब कि किसी भी शख्स ने अगर बाय करनी है वो 7.77% ऊपर देगा और वो फिर जो है वो बाय कर सकता है। लेकिन क्योंकि अब मैजिक ईडन ने रॉयल्टी फीस कर दी है ऑप्शनल, तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोगों ने कोई भी एनएफटी को बाय करना है मैजिक ईडन के ऊपर आके आप लोग उस एनएफटी को ओपन करेंगे और ये आप लोग यहाँ पे इस सेटिंग के ऊपर आएंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोगों की मर्जी है कि क्या आप रॉयल्टी 100% देना चाहते हैं, 50% देना चाहते हैं या आप रॉयल्टी फीस देना ही नहीं चाहते।
अगर आप लोग यहाँ पर आके बिल्कुल नन को सिलेक्ट करते हैं तो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 10.949 मतलब कि उतने सोल आप लोगों ने देने हैं कि जितने सोल पे इस शख्स ने इस एनएफटी को लगाया हुआ है। आप लोग अगर अपना वॉलेट को कनेक्ट करेंगे और आप लोग उतने सोल्स को पे करके आप लोग इस एनएफटी को बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगेन ये कुछ डिस्काउंट वगैरह चल रहा है एनएफटीज, सोलाना बेस्ड एनएफटीज के ऊपर। आप लोग भी सोलाना बेस्ड एनएफटीज को डिस्काउंट के ऊपर बाय कर सकते हैं। अगेन बस आप लोगों ने यहाँ पर आके नन को सेलेक्ट करना है और उसके बाद जितने के ऊपर उनकी एनएफटी वो लगी हुई है सेल के ऊपर, आप लोगों ने बस उतने सोल्स को पे करना है और आप लोगों ने उस एनएफटी को बाय कर लेना है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये गाइड करना था कि एनएफटीज इस वक्त सेल के ऊपर चल रही है सोलाना बेस्ड और आप लोगों को बाय कर सकते हैं, लेकिन इसका काफी बुरा इफेक्ट भी हम लोग देख सकते हैं सोलाना बेस्ड एनएफटीज के ऊपर, क्योंकि काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स उनसे हैं वो इस बात के ऊपर मैजिक ईटन के ऊपर कफा है कि भाई उन्होंने रॉयल्टी फीस लेनी है, क्योंकि फ्यूचर के अंदर उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स को बढ़ाना है और फ्यूचर के ऊपर अगर उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स को बढ़ाना है तो इसके लिए जरूरी है रॉयल्टी फीस, क्योंकि जब से जैसे उनको रॉयल्टी फीस वगैरह आती रहेंगी वो उसको अपने प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्ट करते रहेंगे। तो जब उनको रॉयल्टी फीस आएगी नहीं तो इसका मतलब ये है कि उनके पास काफी ज्यादा लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं और लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज को यूज करते हुए उन्होंने अपने प्रोजेक्ट को बढ़ाना है। तो क्योंकि अगेन ये मैजिक ईटन की तरफ से अब ये फैसला कर लिया गया है, रॉयल्टी फीस ऑप्शनल हो चुकी है और इसकी वजह से हम लोग देखेंगे फॉर अ शॉर्ट टाइम फ्रेम जो सोलाना बेस्ड एनएफटीज हैं उनके अंदर कुछ टेंशन वगैरह होंगी और उनकी जो प्राइसेस है उनको हम लोग डंप होता हुआ देख सकते हैं। तो अगर तो आप लोग सोलाना बेस्ड एनएफटीज को बाय करना चाहते हैं तो अभी काफी अच्छा टाइम है, क्योंकि रॉयल्टी फीस बिल्कुल जीरो है। आप लोग रॉयल्टी फीस बिल्कुल जीरो देंगे तो फिर आप लोग काफी सस्ते में इनके एनएफटीज को भी बाय कर सकते हैं। तो ये थी एक मेजर अपडेट सोलाना बेस्ड एनएफटीज की तरफ से कि जिसकी वजह से फॉर अ शॉर्ट टाइम फ्रेम हम लोग सोलाना बेस्ड एनएफटीज को डंप होता हुआ देख सकते हैं और इन डंप के अंदर आप लोग काफी अच्छी तरीके से अपनी इन एनएफटीज को बाय वगैरह कर सकते हैं। तो ये था आज का मेजर न्यूज बुलेटिन के जिसके अंदर मेजरली मैंने आप लोगों को इंडिया की तरफ से मेजर न्यूज के बारे में बता रहा था कि जहाँ पे इंडिया की पूरी कोशिश हो कि वो क्रिप्टो एसओपीज के ऊपर काम कर सकें और उसके अलावा सोलाना बेस्ड एनएफटीज के बारे में मैंने आप लोगों को बताना था जो कि अभी डिस्काउंट के ऊपर चल रही है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों को किस तरह से अपने फंड्स को हैंडल करना है यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर से। कल तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।